चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टाइट्रेशन। टाइट्रेशन रिडॉक्स में हो चुका है वैसे तो, है ना, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप लेकर के, और यहाँ स्पेशली जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो एक बार देख लेंगे, है ना। क्या होता है टाइट्रेशन, बताओ। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना। वो तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज होगा ना। टाइट्रेशन तो जनरल टर्म है, एसिड बेस टाइट्रेशन के थोड़ी यूज होता है सर। रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होता है। आपके पास, हाँ, आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया होगा अननोन कंसंट्रेशन का। मेन इसका मकसद तो यही होता है, बाकी करवाएं आपसे जो भी वो, है ना। मेन मकसद होता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है अननोन कंसंट्रेशन का, आपको उसका कंसंट्रेशन निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेटिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। तो दो चीजें होती है, एक अननोन सॉल्यूशन होता है, एक नोन सॉल्यूशन होता है। नोन सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन जिसका आपको कंसंट्रेशन पता है, एक दूसरा सॉल्यूशन जिसका आपको कंसंट्रेशन नहीं पता है। क्या चीज है ये पता है, वो क्या है ये पता है, दोनों चीजें क्या क्या चीजें हैं ये पता है। एक का कंसंट्रेशन पता है, दूसरे का कंसंट्रेशन नहीं पता है। वॉल्यूम तो हम नाप लेंगे दोनों का, तो दोनों के वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन एक का पता है, दूसरे का कंसंट्रेशन नहीं पता है, और आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को रिएक्ट कराना पड़ेगा, और रिएक्ट करा के जो अननोन सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन पता करते हैं। तो जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं एनालाइट। इसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनालाइट, है ना। और जो नॉन सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से, स्टैंडर्ड मतलब उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, उसकी हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की या एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। फॉर डेफिनेशन क्या है? इट इज प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड डिटरमाइन करना है बाय अलाउइंग अ केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम। जो अननोन सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम तो हम मेजर कर सकते हैं, नाप लिया हमने, तो उसका वॉल्यूम आपको पता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं पता है। तो बाय अलाउइंग अ केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम टू रिएक्ट विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो जो अननोन सॉल्यूशन है उसको हमने अच्छे से नाप लिया, मेजर कर लिया, और उसको हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन इज नोन। यही तो बोला मैंने कि एक सॉल्यूशन है जिसका आपको कंसंट्रेशन पता है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है। तो जो अननोन सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको पता है उसके साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, और उस रिएक्शन की हेल्प से आप अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर लोगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब सीधा सीधा रिएक्शन। भाई दो चीजों का रिएक्शन ही तो करा रहे हो टाइट्रेशन में। तो टाइट्रेशन बस एक टर्म है, सीधे सीधे दो चीजें जो आपने ली है टाइट्रेशन में उनका आपस में रिएक्शन आपको सोचना है। बस दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा सेटअप बताया हुआ था मैंने कि ये जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखा है, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इसके अंदर जो हम अननोन सॉल्यूशन रखते हैं जिसका आपको कंसंट्रेशन नहीं पता है, और इस अननोन सॉल्यूशन को हम मेजर कर लेते हैं किससे? पिपेट के थ्रू, है ना। पिपेट ग्लास का apparatus होता है जिसके थ्रू हम मेजर कर लेते हैं 10 ml 20 ml जो भी है। यहाँ पे हमने वो मेजर करके रखा, और यहां से ये जो लंबा वाला ट्यूब है इस पे लेबलिंग लगी होती है 1 से 100 तक की, डिपेंडिंग ऑन 150 तक की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा है ना। इस पे लेबलिंग लगी होती है, और इसके अंदर हम रखते हैं जो हमारा नॉन सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, जब आप नॉब खोलोगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से सॉल्यूशन गिरेगा, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग होती है 1 से 100 ऐसा। तो मान लो ऊपर से आपने इसको पूरा भर के रखा हुआ है ऊपर तक, 0 तक, है ना। जैसे ही आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया, अब वहां पे लेवल पे आ गया रीडिंग 1, मतलब क्या हुआ? 1 ml सॉल्यूशन यूज हो गया है। तो ऊपर जो सॉल्यूशन है ये कितना यूज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसका वॉल्यूम आपको मेजर हो जाएगा डायरेक्ट, कितना यूज हुआ, इसका कंसंट्रेशन आपको पता ही था। नीचे वाले सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता था, कंसंट्रेशन पता नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस जो फिजिकल डिटेक्शन अलाउ करते हैं। मान लो मैंने बताया था आपको पहले भी, पिछली बार भी बताया था कि अगर एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन डालो, और जो रिजल्ट हो यानी जो प्रोडक्ट हो वो भी कोई ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हुआ? सॉल्युबल सॉल्यूशन। एक सॉल्युबल सॉल्यूशन है, उसमें भी एक सॉल्युबल सॉल्यूशन डालो, और जो बन रहा है वो भी सॉल्युबल है। तो रिएक्शन हुआ भी या नहीं हुआ ये पता चलेगा क्या आपको? पानी जैसा एक सॉल्यूशन है, पानी जैसा दूसरा सॉल्यूशन, उसमें मिलाया, वो भी पानी जैसा ही बन रहा है। रिएक्शन हुआ भी या नहीं हुआ ये भी नहीं पता चला। कौन सा कंपोनेंट बच गया, कौन सा कंपोनेंट खत्म हो गया ये भी कुछ नहीं पता चल रहा है। कैसे पता चलेगा कि दोनों पूरे पूरे रिएक्ट कर गए? कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है।
है ना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आपको पता नहीं चल रहा है कि रिएक्शन हुआ भी या नहीं हुआ, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट खत्म हो गया, ये पता नहीं चल रहा है, तो वहां पे हम ऐड करते हैं क्या, डिटेक्टर्स। उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, ये डिटेक्शन कराता है कि हाँ भाई, जैसे एक सोल्यूशन ए एक सोल्यूशन बी है, इनको रिएक्ट करना है, तो सोल्यूशन ए में सोल्यूशन बी डालते जा रहे हैं, सोल्यूशन ए थोड़ा सा लिया है, सोल्यूशन बी हम डाल रहे हैं इसमें, तो कितना सोल्यूशन बी डालें कि ए जस्ट खत्म ही हो। भाई ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट, हम डालते जाएंगे, चीखेगा थोड़ी कि खत्म हो गया, आवाज तो आ नहीं रही है कुछ, तो कितना हम बी इसमें डालें कि ए जस्ट खत्म हो, जस्ट खत्म हो। उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई चीज डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस एडेड फॉर फिजिकल डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन। रिएक्शन कंप्लीट हो गया भाई, आपने जो ए लिया था वो ए जितना था वो सब कंप्लीट हो गया, अब बी डालने की जरूरत नहीं है। आप जो ए और बी का रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, यहां पे ए है, ऊपर से बी डाल रहे हो, पर बी कब तक डालें, तब तक ही डालना है जब तक ए रहेगा। जब ए खत्म हो गया उसके बाद बी डाल रहे हो तो दैट इज वेस्टेज ऑफ दैट कंपाउंड। तो बी कब तक डालें, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम डालते हैं क्या, इंडिकेटर्स। अगर कोई ऐसी चीज है जो पता नहीं चल रहा है कि ये हो रहा है, रिएक्शन को पता करने के लिए, फिजिकल डिटेक्शन के लिए हमको डालना पड़ता है इंडिकेटर्स। ठीक है, समझ आई बात। तो इंडिकेटर्स जैसे फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, जैसे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। तो ये कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये वर्क करता है बेसिक मीडियम में, ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। जब मीडियम बेसिक होता है, फिनोल्फथलीन किस कलर का होता है, फिनोल्फथलीन होता तो कलरलेस है। जब मीडियम बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, तो उसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है ना, येलो रेड ट्रांजिशन शो करता है ये। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर्स हैं जो क्या कहते हैं, डिटेक्ट कराते हैं कि हाँ भाई रिएक्शन हो गया, दैट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, अब आपको यहां पे एक वर्ड यूज किया है कि डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट, यूज हुआ है ना, डिटेक्शन ऑफ टाइट्रेशन, है ना, डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन यानी डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है, उसके बाद जो एक एमएल में गिराएंगे उससे चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का नेचर। हाँ, तो इक्विवेलेंस पॉइंट को कैसे डिफाइन करें, न्यूट्रलाइज फिर न्यूट्रलाइज पे मतलब तो एसिड बेस टाइट्रेशन है। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है ना, तो उस टाइम पे क्या चेक करते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, वही तो मैं पूछ रही बार बार। टाइट्रेशन का एक मूल मंत्र क्या है, अब तो आ जाना चाहिए यार। इक्विवेलेंस पॉइंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स शुड बी इक्वल। अच्छा वही बोला था मैं अभी, वाह, पर छिपा हुआ था वो। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। मोल्स बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। यही है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहता है कि एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, बराबर। दैट इज लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट बिकम्स इक्वल। टाइट्रेट क्या होता है, जो नीचे है, टाइट्रेंट जो ऊपर से डाल रहे हैं। टाइट्रेट, एनालाइट को ही हम टाइट्रेट बोलते हैं, जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क में जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है, और जो नोन सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, जो ऊपर ब्यूरेट से आ रहा है। ठीक है, टाइट्रेंट ऐसे समझना, याद रखना है। एंट मतलब एंटर, जो एंटर कर रहा है टाइट्रेंट, वो ब्यूरेट से नीचे एंटर कर रहा है ना, तो दैट इज टाइट्रेंट। वो क्या है, नोन सॉल्यूशन। और जो अननोन सॉल्यूशन है एनालाइट, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट, जो कोनिकल फ्लास्क में है। 8, हाँ, वो खा रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा अब। ठीक है, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल। टाइट्रेट और टाइट्रेंट एक्चुअली क्या है, दो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो दो रिएक्टेंट हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होना चाहिए। कुल मिला के यही है मूल मंत्र टाइट्रेशन का। इतना अगर आपके दिमाग में है तो किसी भी तरह का टाइट्रेशन होगा आप उसको कर लेंगे। जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनका ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर कर दीजिए, यही है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द स्पीशीज इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी स्पीशीज हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो,
सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आपने रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो भी ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में क्वेश्चन करने का फायदा यही होता है कि हमको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अगर रिएक्शन को बिना बैलेंस किए आप मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिना बैलेंस के आप ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मोल्स के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ बैलेंस करके लिखा है, पर ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात करते तो इन कोएफिशिएंट्स का कोई सेंस नहीं बनता है। हम क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, दैट शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। यही मोल्स के टर्म में बात करोगे तो क्या बोलेंगे, 2 into moles of A should be equal to 3 into moles of B, नहीं 2 into moles of B, नहीं, मल्टीप्लाई करके नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, moles of A by 2 should be equal to moles of B by 3, N by SC रेशियो। याद आया, मोल कॉन्सेप्ट में यही तो सिखाया था, N by SC रेशियो। moles of A by 2 should be equal to moles of B by 3 should be equal to moles of C by 4 should be equal to moles of D by 2। याद आ गया। मोल कॉन्सेप्ट के टर्म्स में बात करते हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। N by SC रेशियो शुड बी इक्वल फॉर ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होना चाहिए, फिर वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, एक ही सारे क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट से होते हैं वो सभी क्वेश्चंस आप ग्राम इक्विवेलेंट से लगा सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बस आपको देखना है कि आपको बैलेंसिंग, दोनों चीजों को मिक्स मत करना, बैलेंस भी कर दिया और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है बस। ठीक है, जैसे Na2CO3 का HCl के साथ रिएक्शन कराया, अब आपको अगर इसको रिएक्शन में HCl या Na2CO3 का अमाउंट दिया हुआ है, दूसरे का पता करना है, तो क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। दोनों में से किसी का भी अमाउंट दिया है और एक का नहीं दिया है, तो अमाउंट देने का क्या मतलब हुआ, मोल्स, डायरेक्ट मोल्स दे दिया, या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वॉल्यूम दे दिया है ना, या फिर एक का मास दे दिया और एक का कंसंट्रेशन वॉल्यूम दे दिया, कुछ भी। तो किसी भी तरह से इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें और इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें और क्या होगा, उसको इक्वेट कर दें, जो भी अननोन होगा आपको मिल जाएगा। समझ आ गई बात। तो आपको जो डेटा दिया है, जरूर नहीं कि अगर इसका सोल्यूशन बना के दिया है तो ये भी सोल्यूशन बना के ही देगा, हो सकता है एक सोल्यूशन और दूसरा कहीं सॉलिड फॉर्म में डाल दिया जाए, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहे जरूरी थोड़ी है। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के जितने भी तरीके हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए, उसमें से किसी भी तरीके से आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए। इक्वेशन बनेगा, पूरे इक्वेशन में कोई एक अननोन होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो कुल मिलाकर दिमाग में जो रखना है वो एक ही बात करनी है, ग्राम इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के क्या क्या तरीके हैं, कुछ याद है? एन फैक्टर का यूज करते हैं, बताइए फॉर्मूला बताइए ग्राम इक्विवेलेंट्स के। मोल्स अपॉन मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, और हाँ बताइए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर करोगे तो नॉर्मलिटी आएगा इनटू वॉल्यूम, और गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, और दूसरा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दीज आर द 4 मेथड्स जिससे आप ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक रिएक्टेंट का आपने ग्राम इक्विवेलेंट्स इनमें से किसी एक फॉर्मूले से फाइंड किया तो दूसरे का भी उसी से करोगे। इनमें से किसी भी एक तरीके से, डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए किसी भी तरीके से, किसी भी एक तरीके से एक का और दूसरे का किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। उनको इक्वेट कर दीजिए, आपको जो भी अननोन होगा, एक ही अननोन आएगा पूरे इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा। बाकी चीजें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दी होंगी। हर बार डायरेक्टली परोस के दिया जरूरी नहीं है, बहुत बार कुछ इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट होते हैं, वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, है ना। तो बाकी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है वैलेंसी फैक्टर। क्विकली वैलेंसी फैक्टर को रिवाइज करते हैं। वैलेंसी फैक्टर में क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर किसके लिए बता रहे, पहले ये तो बता, रेडॉक्स के लिए।
यानी अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना निकलेगा? एक मोल सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। भाई जिस चीज की, ध्यान समझना है, जिस चीज का आपको एन फैक्टर निकालना है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, जिसका एन फैक्टर निकालना है उसका एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, सिर्फ एक मोल। उससे प्रोडक्ट कितने मोल बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका जिसका एन फैक्टर निकाल रहे हो उसका एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस से या कितने इलेक्ट्रॉन के गेन से बना है, दैट इज एन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। स्ट्रेट है ये, अलग अलग पद, दुनिया भर के केसेस याद ही नहीं करने हैं। एक मोल सब्सटेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, दैट इज एन फैक्टर ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड्स के लिए कितने H+ निकाला, बेस के लिए कितने OH- निकाला, और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। उस पूरे सॉल्ट पे टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी सॉल्ट में दो पार्ट्स होते हैं, कैटायंस और अनायंस। जितने भी कैटायंस है सभी कैटायंस को मिला करके कुल कितना पॉजिटिव चार्ज है, या जितने भी नेगेटिव आयंस है सबको मिला के कुल कितना नेगेटिव चार्ज है, उसको जोड़ देंगे तो वो क्या है आपका एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। याद आ गया सब? कोई कंफ्यूजन नहीं? एक मिनट, टाइट्रेशन के क्वेश्चन हमने किए तो हुए, एक आध और कर लेते हैं, आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये दो एसिड्स H2SO4 और H3PO4 को न्यूट्रलाइज किया है, अलग अलग न्यूट्रलाइज किया है बाय सेम वॉल्यूम ऑफ अल्कली, है ना। सल्फेट बना है और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बना है, आपको रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और H3PO4 बताना है। दो एसिड्स H2SO4 और H3PO4 को अलग अलग हमने न्यूट्रलाइज किया है सेम अमाउंट ऑफ अल्कली से। प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं दे आर सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। You have to find the ratio of H2SO4 and H3PO4. H2 ये तो आयन है। बोलो 1:1 2:2:3 1:2 तीन ऑप्शंस आ गए, 1:1 1:2 2:3 1:2 कि 2:1 ये भी चेक कर ले। एक ही चीज कैसे है, क्या बात कर रहा है? ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस तो रहेंगे ही। 1:2 है पक्का? 1:1 आपसे क्या बोल रहा है, H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो एल्कली के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर है, और उसी एल्कली से H3PO4 का भी कर रहे हैं तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स H3PO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई जितने अमाउंट अल्कली से H2SO4 न्यूट्रलाइज हो रहा है उतना ही अमाउंट अल्कली से H3PO4 भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अमाउंट अगर बराबर है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? बराबर। यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स H2SO4 के और ग्राम इक्विवेलेंट्स H3PO4 के क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें कोई शक नहीं। H2SO4 के मोल्स नहीं पता है, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर मान लो इसको हमने 1 ले लिया, वैलेंसी फैक्टर 2। H3PO4 के मोल्स आपको नहीं पता है, इसका वैलेंसी फैक्टर। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बोल रहा है, H3PO4 में 3 H+ है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट मतलब 2 हाइड्रोजन रह गया ना, तो कितना निकला? एक ही निकला, तो इसका एन फैक्टर यहां पे कितना हो गया? 1। समझ में आई बात? अब आपको मोल्स ऑफ H2SO4 H3PO4 पूछ रहा है, यानी N1/N2 पूछ रहा है आपसे, तो N1/N2 क्या हो जाएगा? 1:2। समझ आया?
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फेट और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बन रहा है। अगर बोलता सल्फेट और फॉस्फेट बन रहा है तब यहाँ पे एन फैक्टर क्या होता है 3। अगर बोलता सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन फॉस्फेट बन रहा है तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होता 2। अगर यहाँ बोलता हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है तो यहाँ एन फैक्टर क्या होता 1। PO4 तो सर इसके पास 3 हाइड्रोजन रिलीज 3 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? नहीं, तीनों निकलता है। H3PO4 में तीनों निकलता है, H3PO3 में 2 निकलते हैं, H3PO2 में सिर्फ 1 निकलता है। समझ आ गई बात? क्लियर? है ना? जैसे अगर मान लो रिडॉक्स टाइट्रेशन अपन लेते हैं, एक क्वेश्चन ये कहते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 आयन इन एसिडिक मीडियम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको रिएक्शन लिख के दिया है, पर हर बार रिएक्शन लिख के दिया जाए ये जरूरी भी नहीं होता है। ये सब आपको रिडॉक्स में बताया हुआ है मैंने, एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको। क्या आ रहा है? 5/2। आपको क्या बोल रहा है? MnO4 का तो 1 मोल है, इसके मोल्स है ना, इसके तो मोल्स आपको पता है 1 मोल। इसका एन फैक्टर पता है क्या? MnO4 माइनस का 5 +7 से +2 जा रहा है। इसके मोल्स आपको बताने हैं और C2O4 2 माइनस का मोल्स एन फैक्टर पता है क्या? 2। कैसे? +1 से प्लस है और उधर जा रहा है तो +4 में चल जाता है। यहाँ पे कौन से स्टेट में है? +3 +3। ऑक्सीलेट में कार्बन +3 में है और वहां पे कार्बन +4 में है, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन +3 से +4 में जा रहा था, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, मतलब आपको याद है, तो n = 5/2। ठीक है, n = 5/2। इस तरह से अपन एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर टाइट्रेशन का एक ही फंडा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर करना। तो अभी यहां पे फिलहाल इस चैप्टर में टाइट्रेशन में मेनली मुझे आपको बात करना था इंडिकेटर्स के बारे में, है ना, कि बाकी टाइट्रेशन तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, इंडिकेटर्स के बारे में और थोड़ा पीएच कर्व कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो बात करना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैंने बताया कि वो चीजें जो फिजिकल डिटेक्शन कराती है किसका? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का। रिएक्शन हो गया ये बता दे, वो क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर्स और बेसिक इंडिकेटर्स। एसिडिक इंडिकेटर्स और बेसिक इंडिकेटर्स, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक नेचर के हैं वो एसिडिक इंडिकेटर, और जो बेसिक नेचर के हैं वो क्या है? बेसिक इंडिकेटर। तो एसिडिक इंडिकेटर में आता है आपका क्या? फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। और बेसिक इंडिकेटर में एग्जांपल आप ले सकते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब ध्यान समझना, एसिडिक इंडिकेटर का मतलब है कि वो इंडिकेटर खुद एसिडिक नेचर का है। बेसिक इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? वो इंडिकेटर खुद बेसिक नेचर का है। तो फिनोल्फ्थलीन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा HPH। तो वैसे पीएच किसका सिंबल होता है? कैपिटल P स्मॉल h, स्मॉल p कैपिटल H नहीं, स्मॉल p कैपिटल H इज pH, जो एसिडिटी मेजर करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्या है? कैपिटल P स्मॉल h। ये किसका सिंबल है? फिनॉल नहीं, फिनाइल। फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है? एक O नेगेटिव। बेंजीन होता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन, बेंजीन पे प्लस चार्ज। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक फ्री वैलेंसी। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल ग्रुप, वैसे बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हो तो वो क्या हो जाता है? फिनाइल ग्रुप। उसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो ये फिनाइल, और अगर ये H लगा दिया तो एक्चुअली क्या हो गया? बेंजीन। मेक श्योर ये बेंजीन नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रही हूं। यहां पे मैंने इसको सिंबल HPH क्यों लिखा है? PH स्टैंड फॉर फिनोल्फ्थलीन एंड H स्टैंड फॉर कि एसिडिक नेचर का है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे जनरल सिंबल अगर लिखना है मुझे एसिडिक इंडिकेटर का तो मैं ऐसे लिखूंगी HIN। इंडिकेटर है, कैसा है? एसिडिक। ये जनरल सिंबल हो गया एसिडिक इंडिकेटर का, ठीक है ना, एक एसिडिक इंडिकेटर। तो फिनोल्फ्थलीन के लिए जनरल सिंबल हमने क्या लिखा? HPH।
तो इसको आप बेंजीन मत समझना, ये बताने की कोशिश कर रही हूं, मतलब जगह देख करके उसका मतलब समझा जाता है कि वो कहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ एसिडिक इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। अगर एसिडिक है तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अच्छा, ये वीकली एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होता, दे आर वेरी वीक एसिड्स। एसिडिक नेचर है पर कैसा है, वेरी वीक एसिड है ना। तो HPH डिसोसिएट होगा, H+ और PH- बनाएगा, H+ और PH- बनाएगा, H+ और PH- बनाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये एसिडिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka बोल सकते हैं, और क्योंकि ये इंडिकेटर है, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KIN भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, है ना। तो KIN बोले या Ka बोले, एसिडिक है इसलिए Ka लिखा है, लेकिन क्योंकि ये इंडिकेटर की तरह यूज हो रहा है इसलिए क्या बोल देंगे, KIN। एक नया नौवा है के टर्म, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ये MeOH नॉर्मली अपन क्या समझते हैं, मिथेनॉल, पर Me मतलब CH3 ग्रुप और OH यानी मिथेनॉल। पर दिमाग लगा के देखना है कि अगर इंडिकेटर्स के टर्म में बात हो रही तो ये मिथेनॉल नहीं है। ये क्या बता रहा है, OH मतलब बेसिक इंडिकेटर, OH मतलब बेसिक इंडिकेटर, और Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। बड़ा सा सिंबल है मिथाइल ऑरेंज का, तो वो बड़ा सा सिंबल आपको दिखा दूंगी क्या होता है, लेकिन बार बार उतना तो नहीं लिखेंगे, इंडिकेटर का ही लिखना होगा, तो इन शॉर्ट उसको Me लिख दिया है। और ये दिखाने के लिए ये कि ये बेसिक नेचर का है इसलिए OH लगा दिया है, ठीक है। तो दिस इज बेसिक इंडिकेटर। तो अब ये जो बेसिक इंडिकेटर है ये डिसोसिएट होगा तो Me+ और OH-, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb या KIN। इसका जनरल सिंबल बोले तो इंडिकेटर है और कैसा है, बेसिक, ऐसा लिख सकते हैं INOH। क्यों इसका OH पहले क्यों नहीं? जनरली नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एसिडिक इंडिकेटर, ये क्या हो गया, बेसिक इंडिकेटर, ठीक। अब एक बार समझ भी लेते हैं कि फिनोल्फथलीन, समझ क्या लेते हैं मतलब देख लेते हैं फिनोल्फथलीन कैसा होता है। किसी को याद है क्या फिनोल्फथलीन कैसा होता है, खतरनाक सा होता है, बस इतना ही याद है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, कॉपी मत देखो, मुझे तो याद है, रिकॉल करने की कोशिश करो कि कैसे बताया था, बताया, रिकॉल तो ना हो पाएगा। फिनोल्फथलीन किससे किससे बनता है, यही रिकॉल करो। वाह, किस किस के चीज के रिएक्शन से फिनोल्फथलीन बनता है, किस चैप्टर में बताया था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, थैलीन के साथ। थैलीन से रिलेटेड कोई वर्ड सीखा है आपने, कोई एसिड, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया, थैलिक एसिड याद है क्या होता है, क्या होता है बताओ। एक तो बेंजीन, ऐसे ऐसे COH, ये बेंजीन और ये COOH, तो बोलो ना बगल बगल में 2 COH। अच्छा, उससे फील नहीं आ रहा है। ये थैलिक एसिड है, यही है ना थैलिक एसिड। इसका एनहाइड्राइड बनाना होगा तो ये पानी निकल गया, थैलिक एनहाइड्राइड। फिर फिनॉल, एक और फिनॉल। इस पे अटैक कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। क्यों, गरीब है बेचारा, है ना, डेल्टा पॉजिटिव है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। फिनॉल में यहाँ पे O- या लोन पेयर मान लो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके लोन पेयर के कारण फिनॉल का कौन सा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो पैरा, OP, M नहीं, सब रिच करा देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, यहां पे भी है, तो यहां पे इसका अटैक होगा, बाद में यहां पे प्लस आएगा जब अटैक होगा, तो यहां से क्या होगा, H+ निकल जाएगा बाहर। तो आप ऐसा मानो कि फिनॉल पे H है, यहां भी H था, इसको निकाल दो बस बाहर। इसका इस पे अटैक हुआ, ये OH में कन्वर्ट हुआ, ये OH और ये H निकल जाएगा, बॉन्ड बन गया। फिर वैसे यहां से भी होगा। अब इसको जोड़ो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2, यहां पे 1, यहां पे 1, इस कार्बन का एक बॉन्ड इसके साथ बना दो, एक बॉन्ड इसके साथ बना दो, बन गया फिनोल्फथलीन। नहीं,
दैट इज व्हाट इज फिनोप्थिलीन। देखेंगे स्ट्रक्चर, वैसा ही कुछ दिख रहा है। कहां खतरनाक है? अब तो मत बोलो खतरनाक, अच्छा है। एक मिनट, याद क्यों करना पड़ेगा? अभी भी नहीं याद हुआ? नाम से रिलेट करो ना, इसका नाम क्या बोल रहा है? फिनोप्थिलीन यानी फिनॉल है, और थैलीन मतलब थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आपको याद है, तो थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाया है, उसे दो फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया है, बस बन गया फिनोप्थिलीन। खैर, ये एसिडिक इंडिकेटर है। क्यों एसिडिक इंडिकेटर है? क्योंकि इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिनॉल्स आर वीक एसिड्स, सो दे आर एसिडिक इंडिकेटर। अब यहां से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है? जब आप मीडियम अल्कलाइन करते हो, ध्यान से समझना, जब आप मीडियम अल्कलाइन करते हो, ये फिनोप्थिलीन कौन से मीडियम में कलर शो करता है? बेसिक मीडियम में। तो जब तक ये एसिडिक मीडियम होगा, मीडियम जब तक एसिडिक होगा तब तक फिनोप्थिलीन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसिडिक मीडियम में तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये कैसा होता है? कलरलेस। जैसे ही आप मीडियम बेसिक करोगे, क्या होगा? जैसे ही आप मीडियम बेसिक करोगे, तो जैसे ही OH माइनस आया, यहां से H प्लस निकालेगा, निकालेगा या नहीं? OH माइनस आएगा तो H प्लस निकालेगा ना। OH माइनस NaOH डाल दिया, कोई भी बेस डाल दिया, वो वहां से क्या करेगा? H प्लस निकालेगा। अच्छा, जब यहां से H प्लस निकलेगा, ध्यान से देखना, जब यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से यहां, फिर यहां से यहां, इस प्रोसेस में यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो। मतलब अगर इस वाले रिंग की बात करूं सिर्फ मैं, बाकी का स्ट्रक्चर आप ऐसे ही रहने देना, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये आगे ऐसे जुड़ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज। ऐसा कुछ होगा? होगा या नहीं? भाई यहां नेगेटिव, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा या नहीं? आगे इसको जोड़ देना ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? क्विनॉल। याद आया? क्विनॉल। हाँ, तो ये जो है, ये क्या है? बेंजीनॉइड फॉर्म, और ये क्या है? क्विनॉइड फॉर्म। फिनोप्थिलीन का इसमें बेंजीन रिंग है, इसलिए बेंजीनॉइड फॉर्म। इसमें बेंजीन रिंग है, ये क्विनॉइड फॉर्म है। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म, इसको बोलते हैं क्विनॉइड फॉर्म। मतलब फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? बेंजीनॉइड फॉर्म में। बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्विनॉइड फॉर्म में। और पिंक कलर किसका होता है? क्विनॉइड फॉर्म का। क्लियर? हाँ, आ सकता है, बहुत आसान सी बात है ये, आ सकता है ये, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। एक बार पढ़ लिया तो रहेगा भी दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक मीडियम में समझना, फिनोप्थिलीन आपको पता है बेसिक मीडियम में कलर चेंज करता है, मतलब एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, तो एसिडिक मीडियम में बेंजीनॉइड फॉर्म में फिनॉल पे कोई चार्ज होता नहीं है, बेंजीनॉइड फॉर्म में। अल्कलाइन मीडियम में वो चार्ज फॉर्म में चला गया, रेजोनेंस से वो क्विनॉइड फॉर्म बना लेगा। तो बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में क्विनॉइड फॉर्म में, और एसिडिक मीडियम में बेंजीनॉइड फॉर्म में। ठीक है, कलर इज ड्यू टू क्विनॉइड फॉर्म, चार्ज के कारण। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। बहुत छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है। हाँ, अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं, याद तो करना पड़ेगा, है ना। एक दो बार इसको पढ़ लेते हैं, इसको तोड़ तोड़ के देख लेते हैं, कुछ दिमाग में रह जाएगा। ये क्या है? डाइमिथाइल अमीन नहीं, बेंजीन। बेंजीन पे नाइट्रोजन लगाया तो एनिलीन, एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया तो डाइमिथाइल एनिलीन हुआ ना। बेंजीन पे डाइमिथाइल एनिलीन बन गया। ये यहां आए, ये बेंजीन, और बेंजीन क्या है? सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट। SO3H होता तो क्या होता? सल्फोनिक एसिड। SO3Na है तो सॉल्ट। तो एक तरफ डाइमिथाइल एनिलीन और एक तरफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बीच में डाइएजो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड एन। एक तरफ दो एन डबल बॉन्ड एन है, दोनों तरफ बेंजीन है। एक तरफ क्या है? बेंजीन पे डाइमिथाइल अमीन ग्रुप है, और दूसरी तरफ क्या है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। ठीक है क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। क्या इसमें कहीं OH ग्रुप है? OH ग्रुप तो नहीं है।
फिर भी यहाँ पे क्योंकि हम बेस से दिमाग में हमारे क्या आता है OH ग्रुप, इसलिए जब हमने जनरल सिंबल लिखा तो हमने लिख दिया OH ग्रुप, इसमें कहीं OH ग्रुप नहीं है। डाइमिथाइलअमीन इज अ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मतलब ऐसे बेसेस जहां पे डोनर एटम क्या है नाइट्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ऐसे बेसेस, बेस मतलब कोई चीज जो इलेक्ट्रॉन पे डोनर होती है उसको भी क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन बेसेस मतलब वो बेसेस जहां पे लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, तो डाइमिथाइलअमीन जो है वो क्या है एक तरह का नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन वहां पे डोनर एटम है। यह अलग बात है कि इसको पानी में डालोगे तो OH माइनस आयन फर्निश कर देगा, जैसे अमोनिया नाइट्रोजन बेस है, पानी में डालोगे तो OH माइनस आयन मिलता है या नहीं, अमोनिया पानी के H+ से H खींच लेगा, OH माइनस मिल जाएगा। तो ये मिथाइल ऑरेंज भी क्या होगा, जब पानी में जाएगा तो वहां से H+ खींच लेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो H+ खींच लेगा, इट विल लिबरेट OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन तो मिल ही जाएगा। समझ आई बात, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कहीं OH ग्रुप नहीं है। गॉट इट। अच्छा अब बताओ इसमें तीन मैंने बता तो दिया ये नाइट्रोजन बेस है, 1 2 3 नाइट्रोजन है। कौन सा नाइट्रोजन बेसिक है, कौन सा नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन नंबर 1 2 3। पहले सोचना होता है उसके बाद बोलना होता है। उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है, किसको डोनेट करना होता है, बेस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना होता है, किसको देना होता है प्रोटॉन को, H+ को देना होता है। हाँ, तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को आसानी से दे पाएगा, 1 ही लग रहा है। मतलब ये तो एकदम क्लियरली दिखा रहा है कि कैसे करोगे तुम लोग, स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भाई, GOC है ये, वहां हो जाते हैं। क्या बात कर रहा है, ये एकदम स्ट्रेट सवाल हो सकता है, ये क्वेश्चन देकर के पूछ सकता है विच इज द मोस्ट एसिडिक नाइट्रोजन। एक 1 बोला, एक 2 बोला, एक 3 बोला, कोई और तो नहीं है नाइट्रोजन ये इस वाले नाइट्रोजन का मत बोल देना ये 4। कोई भरोसा नहीं है जब तुम लोग ऐसे ही तुक्के मार रहे हो तो। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तुम लोग पता नहीं क्यों रेजोनेंस करा के नहीं देखते हो, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अच्छा कौन से लोन पेयर आसानी से डोनेट होते हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या जो नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं। तो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, अब कौन सा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और रेजोनेंस से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये होगा डोनर एटम ना भाई। रेजोनेंस से कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना। इसका लोन पेयर क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, और साथ में ये क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सल्फोनेट ग्रुप, SO3 माइनस है, समझ में आई बात। खैर भूल जाओ सब। तो ये क्या है मिथाइल ऑरेंज, ये इसका बेसिक नाइट्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे प्रोटोनेशन होगा, H+ आके यहां जुड़ेगा। भाई मीडियम एसिडिक होगा तो ये कलर चेंज करेगा, बेसिक मीडियम में तो करता नहीं, बेसिक मीडियम में तो इसी फॉर्म में रहेगा। एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट कब होगा जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये यहां डबल बॉन्ड और यहां पे फिर डबल बॉन्ड, तो बेंजोनाइड स्ट्रक्चर का खत्म हो गया, ये क्या हो गया क्विनोइड फॉर्म। मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि फिनोप्थिलीन एसिडिक इंडिकेटर है, एसिडिक मीडियम में बेंजोनॉइड फॉर्म में, बेसिक मीडियम में क्विनोइड फॉर्म में। मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक मीडियम में बेंजोनॉइड फॉर्म में, एसिडिक मीडियम में क्विनोइड फॉर्म में। समझ आ गई बात, क्लियर। जैसा इंडिकेटर है उस पर्टिकुलर मीडियम में तो वो बेंजोनॉइड फॉर्म में है, दूसरे वाले मीडियम में ये क्विनोइड फॉर्म में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही समझाना था मुझे। पीएच ऑफ इंडिकेटर्स,
इंडिकेटर्स का पीएच कैसे निकालें अपन? हाउ डू वी फाइंड आउट द पीएच ऑफ इंडिकेटर्स? हाँ बिल्कुल वैसे ही। एसिडिक इंडिकेटर है हमारे पास, ध्यान से देखना, एसिडिक इंडिकेटर है HIN, जनरल सिंबल ले लिया हमने HIN, है ना। ये टूट गया H प्लस और IN माइनस में, तो K या KIN आपका क्या हो गया? H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन HIN। एग्रीड? अब आपको इसका पीएच चाहिए, मतलब क्या चाहिए? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? KIN इंटू HIN अपॉन IN माइनस, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेंगे, तो पीएच इज इक्वल टू PKIN प्लस log टू द बेस 10 IN माइनस अपॉन HIN, ये प्लस हो गया ना, IN माइनस अपॉन HIN। अच्छा ये की वैल्यू तो फिक्स हो, क्यों भाई? इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। वीक इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर की वैल्यू फिक्स क्यों होगी? डिसोसिएट होगा तो घटेगा नहीं, एक दो ड्रॉप डाल रहे हैं, डिसोसिएट होगा तो घटेगा नहीं है। वीक एसिड है ना, CH3COH नहीं ले रहा था क्या? समझ में आई बात? के में ले तो रहे थे ये फॉर्मूला किसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है क्या? एसिडिक बफर जैसा ही तो है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, वैसा ही है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट मतलब क्या? टूटा हुआ फॉर्म, एसिड मतलब जुड़ा हुआ फॉर्म, तो वही है सॉल्ट बाई एसिड। इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इंडिकेटर का ये क्या है? आयोनाइज्ड फॉर्म, और ये क्या है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, pH is equal to PKIN plus salt of log of ionized form upon unionized form। तो एसिडिक इंडिकेटर के लिए एसिडिक पीएच वाला फॉर्मूला लगा देना है, सॉरी एसिडिक बफर वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और तरीका हमने देख लिया, वही नॉर्मल तरीका है जिससे हम अभी तक कर रहे थे। बेसिक इंडिकेटर होगा, है ना, INOH टूटेगा, अब यहां से KB आएगा, KB क्या होगा? OH माइनस IN प्लस अपॉन INOH, उसको वापस हमने माइनस लॉग लिया तो क्या होगा? POH इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस, बिल्कुल वैसा ही जैसे बेसिक इंडिकेटर का फॉर्मूला था। हाँ बेसिक बफर का फॉर्मूला था। बेसिक बफर में क्या हो रहा था? POH निकाल रहे थे और एसिडिक बफर में pH निकाल रहे थे, वैसा ही फॉर्मूला है एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर का। तो कुछ नया नहीं है जो आपको याद करना है। ऊपर आयोनाइज्ड फॉर्म, नीचे अनआयोनाइज्ड फॉर्म। सॉल्ट बाई एसिड था, यहाँ सॉल्ट बाई बेस था, तो वही है सॉल्ट बाई बेस, वहां सॉल्ट बाई एसिड। आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, बस नाम ही बदल गए हैं, PKIN यूज हो गया है। आप इसको एसिडिक है तो PK और वो बेसिक है तो PK भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप वो यूज करोगे फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि HPH फिनोप्थलीन जो है ये बेसिक मीडियम में कलर शो करता है। एसिडिक इंडिकेटर है, जो भी एसिडिक इंडिकेटर्स होंगे वो कलर चेंज किस में करेंगे? बेसिक मीडियम में, है ना। तो फिनोप्थलीन जो है वो बेसिक मीडियम में कलर चेंज करता है। ठीक है, इट फॉर्म्स H प्लस एंड PH माइनस। जब उस फॉर्म में होता है तो वो कलरलेस होता है, और इस फॉर्म में आता है तो ये कैसा हो जाता है? पिंक कलर। दिस इज इन एसिडिक मीडियम, दिस इज बेंजीनोइड फॉर्म, बेंजीनोइड फॉर्म, एंड दिस इज क्विनोइड फॉर्म। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्यूनोइड फॉर्म में आ जाता है। इसका पीएच रेंज 8 से लेकर 10 तक, 8 से 10 पीएच पे कलर चेंज करता है। वैसे ही एबीओएच क्या है आपका? बेसिक इंडिकेटर है, ये कलर शो करता है किसमें? एसिडिक मीडियम में। कौन से रेंज में? पीएच 3 से लेकर 4.5 लगभग मान लो। इसमें नहीं, यही इसका पीएच रेंज है, इसी के बीच में वो कलर शो करता है। ठीक है, हर एक इंडिकेटर का अपना अपना पीएच रेंज होता है कि जिसमें वो ऑप्टिमम काम करता है। ठीक है, तो इसका रेंज कितना है? 8 से 10, और इसका रेंज 3 से 4.5 के आसपास। ठीक है, तो ये रेंज आपको दिमाग में रखना है। येलो कलर होता है किसमें? कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इट बिकम्स रेड, येलो रेड ट्रांजिशन शो करता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में येलो और एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है। ये क्या है? बेंजीनोइड फॉर्म है, ये क्या है? क्विनोइड फॉर्म। क्लियर? एक क्वेश्चन करिए, फाइंड पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर्स एट 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। एक एसिडिक इंडिकेटर है, उसका पीएच बताना है एट 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट।
कुछ आया आंसर? 6.4, 6.87। तुम्हारा भी 6.87, इधर 6.87, उधर 6.4। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वो हो ओ हो, ये तो गड़बड़ी हो गया। ये तो 7.47 आ गया, आधा आधा। क्यों? 6.87 और 6.4 आ रहा था ना, ये तो ज्यादा आ गया दोनों से। हमारा 8/7 का 7 आ गया। अच्छा जी, ऐसा। 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब, ये डिकोड होते ही आंसर आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? 1/4 बचा। भाई रिएक्शन हुआ तो 3/4 इक्विवेलेंस यानी 3/4 रिएक्शन हो गया, यही तो मतलब हुआ। यानी आयोनाइज्ड फॉर्म कितना हो गया? आयोनाइज्ड फॉर्म 3/4 हो गया ना, और अनआयोनाइज्ड रह गया 1/4। हाँ हाँ, तो वही तो आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया। जो HPH है, HPH टूट के H+ और PH- बना रहा है, यही तो है। तो 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब क्या? 3/4 रिएक्शन हो गया। तो 3/4 रिएक्शन हुआ तो क्या बना? यही तो बना। समझ में आई बात? यानी आयोनाइज्ड फॉर्म कितना है? 3/4, अनआयोनाइज्ड फॉर्म 1/4। यही तो, बस इतना ही डिकोड करना था, आ गया फॉर्मूला। रखिए, pH = pK + log of 3/4/1/4। pK आपको दिया हुआ 10⁻⁻7। किया क्या था आपने, बताइए? उल्टा 1/4 आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड। वाह, ये कैसे होता है? 1/4 आयोनाइज्ड भी हो गया और 1 रह भी गया आयोनाइज्ड। तुमने क्या किया था? यही नीचे 1। वाह, इसका जस्ट उल्टा है। ऊपर 1 और नीचे 1/4। ऊपर 3/4 और नीचे 1। ऊपर 3/4, अच्छा नीचे 1। बहुत बढ़िया, सेम। तुमने, मैं तो गलत नहीं करता हूं। सही करूं या ना करूं, गलत तो नहीं करता हूं। ठीक है, समझ आ गया? 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट एक बार बस समझना है कि एक बार आपने सुन लिया, अब आपके दिमाग में बात रहेगी। 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब रिएक्शन खत्म हो रहा था, तो 3/4 वहां पहुंच गया तो 1/4 बच गया। ठीक है, कर लेंगे। एक थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन दे दूं, चलिए। अ वीक एसिड टाइप इंडिकेटर वाज फाउंड टू बी 60% डिसोसिएटेड एट pH 9। एक वीक एसिड टाइप मतलब वीक एसिडिक इंडिकेटर है, सीधा सा मतलब क्या? एसिडिक इंडिकेटर है, वीक एसिड है। जब वो 60% डिसोसिएट हुआ था, भाई इंडिकेटर है तो डिसोसिएट होगा। अब बोल रहा है तो मान लो, वीक एसिड टाइप इंडिकेटर है वो, जब 60% डिसोसिएट हुआ तो पीएच उसका आया था 9। ठीक, बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना वो डिसोसिएट हो कि पीएच 8 रह जाए। समझ आई बात? कोई एसिडिक इंडिकेटर है, जब वो 60% डिसोसिएट हुआ, भाई जितना डिसोसिएट होगा उस हिसाब से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। जितना डिसोसिएट होगा तभी तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और जितना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा उस हिसाब से उसका पीएच होगा। तो जब वो 60% डिसोसिएट हुआ तो उसका पीएच कितना था? 9। बोल रहा है कितना % डिसोसिएट हो कि उसका पीएच 8 हो जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया? एक फ्रेश पेज ले लो। माइनस में डिसोसिएट होगा, बहुत बढ़िया।
0.83 किसका लॉग होता है? 7 का। माइनस लॉग। वन बाय 8 मतलब 80%। 1/8 मतलब 80% डिसोसिएट होता है। ओहो, 35.2%। हाँ तो कितना हुआ? उसको 80% बोल दिया। 70%। अच्छा एक बात पहले ये भी बताओ कि pH 9 है, यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁹। pH 8 है मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, सो गलत हो रहा है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन तो घट रहा है लेकिन हाँ 12% के करीब ही आएगा। अच्छा ये एक्चुअली वीक एसिड टाइप इंडिकेटर है ना, आप समझना pH 9 और 8 आ रहा है मतलब एक्चुअली क्या है, बेसिक जैसा ही है। वीक एसिडिक, एसिड और बेस क्या है, रिलेटिव टर्म है। एसिड और बेस क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो इसका pH अगर 8 या 9 आ रहा है मतलब ये एक्चुअली क्या है, pH 7 के ऊपर मतलब है तो बेसिक, स्लाइटली बेसिक है, इसलिए आप उसको क्या बोल सकते हैं, वीक एसिड भी बोल सकते हैं। समझ आ रही बात, क्योंकि pH 8 और 9 अगर पूछे नॉर्मली तो आप वो है क्या, वो बेसिक ही तो है वो। समझ आ रही बात, क्लियर और नॉट? जो चीज बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या होगा, वीक एसिड। तो बेसिक की तरफ जा रहा है मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, बहुत 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 कम हो गया। तो एक्चुअली तो ये बेसिक है, ठीक है। तो इसलिए डिसोसिएशन क्या होगा, पहले से कम ही होगा। 50% डिसोसिएशन। किया क्या, कर क्या रहे हैं हम, आप सोच के देखना। आपको पीएच दिया है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई, या आयोनाइज फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज फॉर्म, यही करना होता है, ये तो करना होता है। पहले जो आपको डेटा दिया है इसमें आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म दोनों पता है क्या, यही क्वेश्चन बनेगा। तो पीएच आपके पास दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, क्या नहीं दिया है, पीके नहीं दिया हुआ है। यहां से पीके निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगली बार आपको पीएच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है। तो यहां से पीके आपने निकाल लिया, उसको यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो आप ये नहीं डिकोड कर सकते हो क्या, इतना ही तो करना था। एक बार आपको पीएच और ये वाला फॉर्म दे दिया, आपने वहां से पीके निकाल दिया। अगली बार आपको ये नहीं पता है, ये दोनों चीजें पता है, क्योंकि पीके तो पर्टिकुलर का तो कांस्टेंट रहेगा ना, कितना भी परसेंट पीके क्या उसका कांस्टेंट है, तो वो तो कितना भी रहेगा वही रहेगा, ठीक है। यहां से पीके आ गया आपका 8.83, ठीक है, पीके आ गया 8.83। अगली बार आपको क्या कह रहा है कि पीएच 8 है और पीके कितना है 8.83, ये आपको नहीं पता है। तो एक्चुअली इसका डिफरेंस क्या दे देगा आपको, 0.83 प्लस में कि माइनस में, माइनस में। क्या करें, इसको लॉग के फॉर्म में लिख दे, लिख सकते हैं ना, तो इसको उलट दिया या फिर प्लस करने के लिए, या फिर उसको माइनस लॉग के फॉर्म में लिख देते, तो लॉग 7 इसके बराबर है, लॉग हटा दिया, 7 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। समझ आ गई बात, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हुआ भाई, मैंने क्या बोला कि एक्चुअली पीएच 8 और 9 है मतलब एक्चुअली क्या है, बेसिक ही है ना, बेसिक है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ
H+ बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस के टर्म में देख लो, बेसिक हो रहा है, बेसिक हो रहा है मतलब क्या हो गया, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है, एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है मतलब H+ कंसेंट्रेशन क्या होगी, बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अल्फा इसका आ जाएगा 1/8, यानी परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 12.5%, ठीक है। जाइए, समझ आ गई क्या बात, कोई कंफ्यूजन, कर लेंगे अब पीएच वाले क्वेश्चंस। अब लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का है, दैट इज पीएच कर्व। हाँ, वो कहाँ रह गया आज, करा दूं छोड़ दूं, थोड़ा ही करा दीजिए। नहीं इसको तो आज करा दूंगी, दोपहर की बात कर रहे हैं, उसको पूछना पड़ेगा, छोड़ ही दो, परसों कर लेंगे, मंडे को। पीएच कर्व में कुछ नया नहीं है, हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो पूरा यहाँ पे अब आ जाएगा पीएच कर्व में, शुरू से लेके अब तक जो पढ़ा है वो सब पीएच कर्व में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वो सारा टेस्टिंग हो जाएगा कि आपको कितना याद है इन पीएच कर्व। पीएच कर्व का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, ऊपर से भी आपने एक ब्यूरेट लिया है, इसमें कोई सॉल्यूशन रखा है, मान लो ये एसिड है, ये बेस है, या ये बेस है, ये एसिड है, कुछ भी। तो मान लो नीचे मैंने ले लिया 50 ml सॉल्यूशन लिया है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का, मतलब नीचे जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम भी पता है और कंसंट्रेशन भी पता है, दोनों चीजें पता है। ऊपर जो सॉल्यूशन है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, टाइट्रेशन नहीं करा रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि जब हम इनको टाइट्रेट कर रहे हैं तो पीएच कैसे चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का, वो कोशिश कर रहे हैं जानने की। तो इसका कंसंट्रेशन वॉल्यूम मेजर करके ले लिया, कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम भी, ऊपर जो सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन पता है। अब इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लगातार चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा पीएच में सॉल्यूशन का क्या होगा, चेंज होगा ऑब्वियसली, है ना। तो वही पीएच कैसे वैरी कर रहा है वही हमें देखना है, अलग अलग अमाउंट पे मिलाने पे अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे, पीएच उस हिसाब से वैरी करेगा। ये बात समझ में आई। तो पहले हमने लिया है यहाँ पे एक वीक एसिड लिया है 0.1 मोलर और 50 ml, जब वीक एसिड ही लिए, जरूरी नहीं है एसिड कोई भी ले सकते हैं, एक केस हम सीख रहे हैं, बाकी हम उसे कंक्लूड कर लेंगे, बाकी सारे केसेस, ठीक है। ऊपर हमने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर, इसका वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम डालेंगे अलग अलग टाइम पे, एग्रीड, ठीक है। सबसे पहला केस हम लेते हैं, जब भी ये इसका साथ रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वो रिएक्शन तो होना ही है, लेकिन हम शुरुआती देख रहे हैं कि जब ये है और इसका नॉब ऑन ही नहीं किया है अभी, यानी इसमें NaOH कितना है 0 ml, तो इसका कुछ पीएच होगा, वो पीएच कितना होगा, कितना, डेटा यही है ना। पहला केस व्हेन 0 ml ऑफ NaOH इज एडेड, तब सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा 50 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया है, पीएच कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, पीएच ऑफ एसिड निकालने नहीं आता है क्या, वीक एसिड का पीएच निकालने आता है ना हमें, तो शुरू में सिर्फ वीक एसिड का सॉल्यूशन है, पीएच बताइए। वीक एसिड का पीएच ऐसे निकालते हैं बेटा, बफर से निकाल दो। ये एसिड है, बफर कहाँ है, ये एसिड है, CH3COH डिसोसिएट होगा, अल्फा रूट K/C, H+ आयन कंसंट्रेशन रूट K इंटू C, सब भूल गया, इसलिए बोला ना पूरे चैप्टर का रिवीजन है ये, K into C H+ आयन कंसंट्रेशन रूट ऑफ K इंटू C होगा ना, 3 आ हाँ 3 आएगा। याद आया क्या भाई, शुरू में आपने क्या लिया है, एसिड ही लिया है, एसिड डिसोसिएट होगा, यही बनेगा K का इक्वेशन, है ना। फिर हमने अल्फा निकाला रूट K इंटू C, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा K इंटू C हो जाएगा, रख दिया वैल्यूज, आ गया आपको pH इज इक्वल टू 3, समझ आई बात। तो शुरू में जो हमने एसिड लिया है उसका pH 3 है, क्या हर बार शुरू में pH 3 ही होता है,
नहीं, डिपेंड करता है कौन सा एसिड है, कितना वॉल्यूम लिया है, कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया उस बेसिस पे। तो शुरू में तो सॉल्यूशन का पीएच कितना है 3। ठीक, तो पीएच कर्व बनाओगे है ना, तो नीचे हमने रखा है NaOH के एक्स एक्सिस पे NaOH के वॉल्यूम, और यहां हमने क्या रखा है पीएच। तो जब वॉल्यूम 0 है NaOH का तो पीएच कितना है 3। ठीक, अब हमने क्या किया, 10 ml NaOH डाल दिया, 10 ml NaOH डाल दिया। अब क्या होगा, काम करना पड़ेगा, करिए। एसिड था 50 ml 0.1 मोलर, NaOH डाल दिया 0.1 मोलर और 10 ml। रिएक्शन कराना पड़ेगा और रिएक्शन करा के पहचानना पड़ेगा कि क्या बना है। NaOH का कंसंट्रेशन पता? हाँ, 0.1 मोलर। NaOH was also 0.1 molar, acetic acid is also 0.1 molar, acetic acid 50 ml है, 4 आ रहा है पीएच। कैसे भाई, इतना सटीक सटीक वैल्यू कैसे आ रहा है, 3 4 5 ऐसा आएगा क्या, फुल नंबर होल नंबर? क्या किया है बता। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाया, 5.6। पीएच 5.6 आ रहा है पक्का? ठीक है, देखते हैं ये कितना है। 0.1 मोलर 50 ml यानी कितने मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स ना, 5 मिलीमोल्स है ना, और ये 1 मिलीमोल। ठीक है क्या, 10 ml 0.1 मोलर, तो इसका 1 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्या? नहीं, इसका एक इसके एक साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक तो इसके एक के साथ रिएक्ट करेगा ना, 5 साथ थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा। इसका एक इसके एक के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बचा कितना 4, और ये बना कितना 1। सॉल्यूशन कैसा हो गया अब, बफर। कौन सा बफर, एसिडिक बफर। सीधे एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाओ, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। pKa की वैल्यू आपको दी है, सॉल्ट और एसिड आपको पता है। सॉल्ट कितना बना 1, एसिड कितना 4, कितना है? हाँ, अब तो जो आना होगा सो आ ही जाएगा, 4.4। 4.4। तो पहले pH कितना था 3 है ना, 10 ml NaOH डाला तो pH बढ़ गया, कितना हो गया 4.4। ऑब्वियसली NaOH डालोगे तो pH बढ़ना ही बढ़ना है, एसिड में बेस डालोगे तो pH बढ़ेगा ही बढ़ेगा। pH कितना हो गया 3 से 4.4, यहां तक ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा था, बफर। अब अगला 10 ml NaOH और डाला, टोटल NaOH हो गया 20 ml। अब बताइए pH। फोर पॉइंट 4.83 आ गया क्या भाई, ये बच गया 3, ये बन गया 2 है ना। तो pH अभी भी बफर है ना, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इट इज स्टिल अ बफर। तो pH इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड आ जाएगा आपका 4.43। समझना, शुरू में pH कितना था 3, 10 ml NaOH डाला तो 4.4, फिर 10 ml NaOH डाला तो 4.83। देख रहे हो क्या, शुरू में एसिड था, 10 ml NaOH डाला तो pH अचानक बढ़ गया। ये बफर है, बफर में वापस वही 10 ml NaOH डाला है, तो अब pH सिर्फ 4.8 हुआ। यानी पहले जब तक सॉल्यूशन एसिडिक था तो जितने अमाउंट से pH 1.5 यूनिट के आसपास बढ़ा, अगली बार जब हमने NaOH उतना ही डाला तो pH 0.5 से भी कम बढ़ा है। समझ रहे हो, तो बफर pH चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि नहीं हमें, रेजिस्ट कर। जब तक एसिड था तब तक pH बहुत तेज बढ़ा, अगली बार pH बहुत थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि बफर में डाला है हमने। फिर से डालो 10 और ml,
टोटल 30 ml NaOH। 5.17। ये क्या किया? 0.6 क्यों लिखा है? 2 into 0.3 2 into 0.3 क्यों? 4 बच गए ना। 4 कैसे बचे? 2 बचे। जब 3 रिएक्ट हुए तो 2 ही ना बचे, टोटल 5 ही तो था। टोटल 5 था, 3 रिएक्ट कर गया, 3 रिएक्ट कर गया तो 2 बचा। अभी ये बफर है या नहीं है? अभी भी ये बफर है। ये पीएच चेंज को ये भी रेजिस्ट ही करेगा, है ना। तो अब पीएच निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5.17। तो 3 से 4.4, 4.4 से 4.8, 4.8 से लगभग लगभग 4.2। थोड़ा थोड़ा पीएच बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि बफर सॉल्यूशन है। एक बार और 10 ml हो जाएगा क्या भाई? अब 10 ml डालोगे तो ये कितना बचा? 1, और ये कितना हो गया? 4। अभी भी बफर है ना, अभी भी बफर है, तो कितना हो जाएगा? 4/1। 4 मतलब 0.6, 0.6 मतलब कितना हो जाएगा? 5.6। तो 3 से 4.4, 4.4 से नियरली 4.8, 4.8 से नियरली 5.2, 5.2 से नियरली 5.6। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है पॉइंट्स में। ये एसिड था, बड़ा चेंज आया, उसके बाद बफर है, इसलिए हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब 10 ml और 50 ml दोनों। pH 6 अब जो सॉल्यूशन बना, क्या वो बफर बना? क्या बना? बफर नहीं है तो क्या है वो भाई? दोनों के 50-50 ml लिए, ये खत्म, ये खत्म। सॉल्ट एंड वाटर, तो ये क्या है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालना नहीं सिखाया है? कौन सा सॉल्ट है? 8 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ KWK/C, रूट ऑफ KWK/C। इट इज नो लॉन्गर अ बफर। अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको याद ही कराया था, रूट ऑफ KWK/C। KW की वैल्यू पता है, K की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको, और कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। कंसंट्रेशन क्या आएगा यहाँ पे? कंसंट्रेशन क्या रखने वाले हो? 5 मिलीमोल्स, और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। 50 + 50 100 हो गया ना। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml। तो 5 मिलीमोल्स है, और नीचे वॉल्यूम कितना है? 100 ml। कंसंट्रेशन पता चल गया सॉल्ट का। रख दीजिए वैल्यूज। इस फॉर्मूले में नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली रखो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के बाद निकाल लो। कंसंट्रेशन तो पता चल गया ना, 5/100 यानी 5 × 10⁻², है ना। तो रूट ऑफ KWK/C में डायरेक्ट भी रखो तो KW 10⁻14, K कितना दिया था? 10⁻5/C, 5 × 10⁻²। यहां से आ जाएगा आपको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। डायरेक्ट माइनस लॉग निकाल लो। ठीक है, समझ आ गई बात? ये फॉर्मूला याद करने को मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूं। रूट में तो रूट को सॉल्व नहीं कर लेगा। रूट सॉल्व नहीं होता है क्या? फिर सॉल्व करूं? अरे इसको 0.5 कर दे, है ना। इसको 0.5 कर दे तो 10⁻⁻1 हो गया। ये चलेगा?
तो ये कितना हो गया, ये ऊपर गया 10 पावर 4 माइनस 4 10 पावर माइनस 18, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 18 का रूट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, करो सोल्व। कंसंट्रेशन इसी का रखेगा ना भाई, और किसका रखेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है ना, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का ही तो कंसंट्रेशन रखेगा। 5 मिलीमोल्स हाँ मोल्स पर लीटर में रखना है। हाँ तो ठीक है, 5 मिलीमोल, तो दिक्कत है ज्यादा, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर ले, हो गया मोल। और मिलीमोल है, कंसंट्रेशन 100 ml है, यानी 10 पावर माइनस 1। या फिर मिलीमोल है तो मिलीमोल को ml से डिवाइड कर ले, बात तो एक ही है ना, जब ऊपर मिली है तो नीचे भी मिली कर लो। इतना कंफ्यूजन क्यों? नहीं आएगा? आ जाएगा ना। पर 2 तो रूट में है। 2 पावर हाफ, लगता ही नहीं गणित विषय के बच्चों को पढ़ा रही हूं मैं। ठीक है, रह रह के फ्यूज हो जाते हो तुम लोग। बढ़ जाए आगे, 10 ml और डालना है, अभी डाले? कितना हुआ पहले ये बताओ। 3 से चले थे, 3 से 4.4, फिर 4.8, फिर 5.2, 5.6, उसके बाद सीधे कितना आया ये 8.85। देख रहे हो क्या क्या गजब हो गया? क्यों 10-10 ml ही डाल रहे हैं, यहां 1.5 ml का डिफरेंस था, फिर बफर बन गया था, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा था, यहां आके बफर खत्म, 10 ml डालते ही कमाल हो गया 8.85 सीधे। समझ आई बात? आगे बढ़े, 10 ml और। ml लिख रहा है सिर्फ, मोलारिटी भी लिख। क्या होगा यहाँ पे, ये NaOH एक बच गया और सॉल्ट बन गया कितना 5 मोल। इतने में कोई दिक्कत? इतना इक्वेशन तो लिख ही लिया आपने। सॉल्ट बन गया और साथ में बेस 1 मोल रह गया। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच मेनली किसके कारण होगा? स्ट्रॉन्ग बेस के कारण ही होगा। पीएच में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये बेस ही कंट्रीब्यूट करेगा। समझ आई बात? पीएच में हमारा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट देन पीएच इज मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत नॉर्मल सी बात है ना कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो पीएच इसी के कारण होगा। तो अब इसका पीएच निकालना है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां से कितना आ जाएगा 1 मिलीमोल अपॉन 110, लगभग लगभग 100 मान लें। टोटल वॉल्यूम तो 110 है, टोटल वॉल्यूम तो 110 ml हो गया, लेकिन उसको सिंपल करने के लिए 100 मान लें लगभग लगभग। मोल्स तो ले लिया, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं बस, आप एग्जैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 10 पावर माइनस 2 के आसपास हो गया। POH कितना आ गया? POH2 pH 12 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं 12 के आसपास। समझ में आई बात? 50 ml पे क्या था, बिल्कुल इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया था, दोनों 50-50 ml, एसिड बेस दोनों खत्म, सॉल्ट बन गया था। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, ऑब्वियसली पीएच 7 से ज्यादा ही होगा ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट कौन था? बेस, तो पीएच 7 से ज्यादा ही होगा, है ना। और उसके बाद जैसे ही 10 ml और डाला, अब तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, स्ट्रॉन्गली बेसिक। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो पीएच उसका 12 के आसपास। NaOH स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच क्या होगा 12 के ऊपर। अब इसके बाद ध्यान सुनो, इसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे, मान लो 70 ml किया तो ये 2,
ये 2 ही तो बचा, ठीक है। तो अब पीएच क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, 12 के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, 12, 12.5, 12.8 ऐसे बढ़ेगा, मतलब 12 के बाद थोड़ा 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 सा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम तो 14 तक ही होगा। अब तो बेसिक बफर नहीं बोलेंगे। बफर बेसिक सॉल्यूशन हो गया, बफर कैसे बोलोगे? बेसिक बफर के लिए वीक बेस होता है, वीक बेस, यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अरे भाई ये क्या है, वीक बेस है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, बेसिक बफर का कंपोनेंट क्या है, वीक बेस। समझ आई बात? ये स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन हो गया, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 11, 12, 13 ऐसा होगा, तो अब पीएच क्या होगा, अचानक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब बना लेते पीएच कर्व। देखो क्या किया हमने, ये जो डायग्राम बना हुआ ध्यान से देखना, इन्होंने लिया है 0.1 मोलर NaOH लिया है ना, लेकिन ऊपर जो बेस लिया है वो इन्होंने लिया है 0.1 मोलर 25 ml लिया हुआ है एसिड। एसिड क्या लिया, 0.1 मोलर 25 ml। ये ग्राफ कहीं से उठाया है, तो ये ग्राफ बनाया था 0.1 मोलर 25 ml के लिए। हमने जो डेटा निकाला है वो किसने निकाला है, 0.1 मोलर 50 ml के लिए। तो जो वॉल्यूम्स आएंगे उसके आधे आधे वॉल्यूम्स NaOH के वॉल्यूम के आधे पे आएंगे, है ना, तो 5-5 ml पे आएंगे। तो पहला जब 10 ml वाला था हमारा कितना आया था, 4.4 के आसपास, तो ये कहीं ऐसा है। फिर 20 ml पे 4.8 के आसपास, फिर 30 ml पे 5.2 के आसपास, ठीक है। फिर 40 ml पे 5.6 के आसपास, फिर 50 ml पे अचानक 50 और 50 दोनों बराबर बराबर खत्म हो गए, कैसा हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया था। पीएच कितना आ गया था, 8.83, याद आया, अचानक पीएच बढ़ गया था 8.83, दिख रहा है। उसके बाद फिर सीधे 12 के आसपास, दिख रहा है। दिस इज पीएच कर्व, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, वी गॉट द पीएच कर्व, है ना। तो जिस सॉल्यूशन पे अचानक से एक ड्रास्टिक इंक्रीज दिखने लगता है वही क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। जिस वॉल्यूम पे, यही निकालना होता है कि कितने वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, है ना। तो दिस इज पीएच कर्व, गॉट इट, कोई कंफ्यूजन? अब समझना, हमने टाइट्रेशन किसका किया था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड हमने लिया हुआ था, तो पीएच शुरू कहां से होगा, 3-4 से शुरू होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो 1-2 से शुरू होता, इसलिए 3-4 से शुरू हुआ है, 0 पे 3, ठीक है। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट के पीएच 7 से ऊपर जाएगा, ये तय है। तो 25 ml था, तो 25 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आया, पीएच 7 के ऊपर गया। और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट के पार जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, 12-13 के आसपास। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किया था इसलिए स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा, इसलिए 12-13 के आसपास रहेगा। तो वीक एसिड है, 3 से शुरू हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो 1 या 2 से शुरू होता। वीक बेस होता तो खत्म कहां होता, 8-9 पे। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए खत्म कहां हुआ, 12-13 पे। समझ आई बात, क्लियर? देखो वीक एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होता तो शुरू कहां से होता, 1 से, 1 या 2 के बीच से कहीं से शुरू होगा। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए खत्म कहां होगा, 12-13 पे। इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे आएगा, 7 पे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा होगा, पीएच 7, तो 7 पे एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, है ना। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो अभी था वही वाला है, ठीक है। सारे ग्राफ्स अगर देखें अपन, ये कंपेयर किया है बस उन दोनों ग्राफ को ही ओवरलैप करा के, है ना। दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो 7 पे, और एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो 7 के ऊपर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो 7 के नीचे आता। वीक बेस होता और स्ट्रॉन्ग एसिड होता, वीक बेस का टाइट्रेशन करते स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है, तो क्या होता, 7 के नीचे आता, ठीक। ये ग्राफ टाइट्रेशन कर्व ध्यान से देखना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो आपको पहचानना है। क्या ये सही है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड 1 या 2 से शुरू होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड 1-2 से शुरू होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है 12-13 पे खत्म होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए सही है क्या?
क्या गड़बड़ है? एसिड ये 3 के आसपास से शुरू हो रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्या है? वीक एसिड है। और टाइट्रेशन के बाद इक्विवेलेंस का वो साइड इक्विवेलेंस 7 पे आना ही चाहिए। वीक एसिड वीक बेस 7 के आसपास ही होगा, 7 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, दोनों वीक है ना। और बेस भी देखो वीक है। एंड पॉइंट के बाद भी क्या हो रहा है? टाइट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद भी ये क्या हो रहा है? 8-9 के आसपास ही रह रहा है, तो बेस भी क्या है? वीक है। तो वीक एसिड वीक बेस का। ठीक, यहां बताओ ये सही है क्या? वीक एसिड वीक बेस का? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस तो वीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट कहां आएगा? 7 से नीचे आएगा। देखो 7 से नीचे ही है ना इक्विवेलेंस पॉइंट, यहां है कहीं इक्विवेलेंस पॉइंट। ये 7 है पर ये इक्विवेलेंस पॉइंट थोड़ी है, इक्विवेलेंस पॉइंट कहीं यहां होगा, इसके बीच में। ये जो वर्टिकल लाइन आती है उसके ऑलमोस्ट बीच में। ठीक है, इसमें आए ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, सही है क्या? ये वीक एसिड 3-4 से शुरू हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आई बात? ये टाइट्रेशन में क्या नीचे रखा हुआ है? एसिड या बेस? नीचे क्या रखा हुआ है? एसिड। कंटेनर में तुमने एसिड रखा हुआ, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डाल रहे हो। कंटेनर में एसिड रखा हुआ, तभी तो पीएच 3 से या 2 से या 1 से शुरू हो रहा है। ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डाल रहे हो, बेस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो पीएच धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ आई बात? हाँ, बेस ही लिखा था एक्स एक्सिस पे, करेक्ट। नीचे वो बेस लिखा हुआ था। अरे महाराज क्या ही कर रहे हो तुम लोग? टाइट्रेशन में ऊपर और नीचे का क्या मतलब हुआ? नीचे फ्लास्क में क्या लिया, ब्यूरेट से क्या डाल रहे हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो फ्लास्क में नीचे हमने एसिड रखा हुआ था और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे थे। तो क्योंकि शुरू में सिर्फ एसिड था इसलिए पीएच 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हुआ है। यानी आपका टाइट्रेट क्या था? एसिड, और टाइट्रेंट क्या था? बेस। तो आपके ग्राफ्स ऐसे आएंगे, उलट दिया। नीचे हमने कंटेनर में क्या ले लिया है? बेस, और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं, तो क्या कर्व्स ऐसे ही आएंगे? कैसे आएंगे? रिवर्स, ऊपर से नीचे घटता हुआ। स्केल उल्टा कर लो। क्या उल्टा कर दूं? स्केल जैसे 14 से चालू हुआ। अच्छा, लेकिन बढ़ता तो बेटा ऐसे ही, ऐसे कैसे तो थोड़ी होता है, 0 से ऊपर जाते हैं ना। ये क्या कर रहा है? ठीक है ना, तो ग्राफ्स आपके ऑपोजिट आ जाएंगे। मतलब शुरू में सॉल्यूशन समझना, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 12-13 से कहीं शुरू होगा, घटते घटते आएगा। वीक एसिड है इसलिए पीएच 5-6-7 तक, पीएच 5-6 तक पहुंचेगा। दिख रहा है क्लियरली? ये दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बेस खत्म होकर के स्ट्रॉन्ग एसिड, दिख रहा है? ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस वीक एसिड। क्लियर? पीएच कर्व आइडेंटिफाई हो रहा है। इनमें से कोई कर्व दे करके 4 ऑप्शंस दे दे, कौन सा टाइट्रेशन है? मान लो ये कर्व दे दिया, अब 4 टाइट्रेशन के ऑप्शंस दे दिए, इसका इसके साथ टाइट्रेशन, इसका इसके साथ टाइट्रेशन। तो आपको इतना समझ में आ रहा है क्या कि नीचे जो टाइट्रेट है वो क्या है? कोई वीक बेस। तो आप ऑप्शंस में देख लेना कौन सा वीक बेस का ऑप्शन है टाइट्रेट में, और टाइट्रेंट जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आई बात? सो दिस इज पीएच कर्व। कर लेंगे पीएच कर्व के क्वेश्चंस, कोई समस्या नहीं? तो पीएच कर्व के क्वेश्चंस होता क्या है, बच्चा ग्राफ देख के डर जाता है बहुत बार। पीएच कर्व के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, थियोरेटिकल आएंगे या फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल आपको सिखा दिया कैसे निकालना है। तो पीएच कर्व मतलब कुल मिलाकर पूरे चैप्टर का रिवीजन। एसिड से शुरू किया था, वीक एसिड से, वीक एसिड के बाद बफर भी बनाया, बफर के बाद सॉल्ट सोल्यूशन भी बनाया, सॉल्ट सोल्यूशन के बाद स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन भी बना दिया। तो पूरे चैप्टर का रिवीजन है, उसी पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे लगा देना, वो हो गया पीएच कर्व। So that was all from this chapter. यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, ऑफिशियली आयनिक इक्विलिब्रियम इज ओवर। ठीक है।